उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पर्यावरण के मुख्य कार्यों को समझने में, पर्यावरण की वहन एवं अवशोषी क्षमता को समझने में, वैश्विक उष्णता और ओजोन अपक्षय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानने में, भारत में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को जानने में, देश में मृदा अपक्षय की गंभीरता को समझने में, भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने में, पर्यावरण की धारणीयता की बुनियादी अवधारणाओं को जानने में, बिजली उत्पादन के गैर परंपरागत तरीकों और देश में उनकी भविष्य की संभावनाओं को समझने में, कृषि में जैव खाद और जैव कीटनाशक उर्वरकों देश में और वैकल्पिक बिजली उत्पादन ड्राइव के बारे में जानने में, पर्यावरण की परिभाषा और कार्य। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण जल, वायु और भूमि के बीच परस्पर और साथ ही मानव, अन्य जीवित जीवों और संपत्ति के साथ अंतर संबंधों का कुल योग है। इसमें सभी भौतिक और जैविक परिवेश और उनकी अंतर क्रियाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण अध्ययन हमारे ग्रह के पर्यावरण और पर्यावरण पर मानव जीवन के प्रभाव को समझने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सोर्सिंग और सिंकिंग। मानव जीवन और कल्याण का समर्थन करने वाले पर्यावरणीय कार्यों को 4 मुख्य प्रकार स्रोत, सिंक, सेवा और आध्यात्मिक में समूहीकृत किया जा सकता है। स्रोत फंक्शन इसके प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करता है जो सीधे जैव भौतिक वातावरण से उत्पन्न हुए हैं। इसके उदाहरणों में जल, मृदा, लकड़ी, मछली के स्टॉक, खनिज और जीवाश्म ईंधन शामिल हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक भूगर्भीय, वायुमंडलीय, जलीय और जैविक प्रणालियां ग्रह भर में उनकी मौजूदगी और उनके असमान वितरण दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। मानव गतिविधियों और जीवन द्वारा उत्पादित अपशिष्ट और प्रदूषण का सुरक्षित अवशोषण पृथ्वी के सिंक कार्य के रूप में जाना जाता है। इसे प्रकृति की वहन और अवशोषित क्षमता कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि संसाधन निष्कर्षण संसाधन के पुनर्नवीनीकरण की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की समेकन क्षमता के भीतर है। सेवा और आध्यात्मिक पहलू। सेवा कार्य पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के प्रावधान को दिखाता है जो मानव कार्रवाई की आवश्यकता के बिना जीवन का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव ये सुनिश्चित करने के लिए संचालित होता है कि वातावरण दिन के दौरान आने वाले सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न ताप को धारण करे ताकि हम रात में गर्म रह सकें। जलवायु विनियमन। आध्यात्मिक कार्य से पर्यावरण अपने आंतरिक मनोरंजक, मनोवैज्ञानिक, सौंदर्य और आध्यात्मिक मूल्य दिखाता है। पर्यावरण संकट और वैश्विक उष्णता। संकट की प्रकृति। पिछला आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय स्रोतों में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रहा है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का प्राकृतिक भंडारण तेजी से कम हो रहा है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य का मानक भी बिगड़ गया है। वर्तमान में भारत में 70% से अधिक जल संसाधन प्रदूषित है। इन परिणामों में स्वास्थ्य पर व्यय की स्थिति भी विकराल अवस्था में है। वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता
जिसे जलवायु परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के औसत तापमान और इसके संबंधित प्रभावों में शताब्दी के पैमाने पर देखी गई वृद्धि है। कई वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि जलवायु प्रणाली गर्म हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस डाइऑक्साइड जैसे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे बड़ा मानव प्रभाव रहा है। प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों द्वारा कई निष्कर्षों को मान्यता प्रदान की गई है और ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वैज्ञानिक निकाय द्वारा विवादित नहीं है। वायुमंडल में ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय और ओजोन छेद का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन हैं। ये विशेष रूप से मानव निर्मित हेलोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स और फोम फ्लाइंग एजेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, HCFC, हेलोन हैं, जिन्हें ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों ODS के रूप में जाना जाता है। सतह पर उत्सर्जित होने के बाद इन यौगिकों को पवनों द्वारा समताप मंडल में ले जाया जाता है। हेलोकार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि होने पर आमतौर से इनमें वृद्धि देखी जाती है। ओजोन ऊपरी वायुमंडल में रहता है और पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जो सौर ऊर्जा का एक अन्य प्रकार है, जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होता है। CFC और हेलोन ओजोन अणुओं को विघटन करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का कारण बनते हैं, जिससे ओजोन की पराबैंगनी विकिरण अवशोषण। भारतीय पर्यावरण की स्थिति। भारत में पर्यावरण चिंताओं को दबाना। भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज और प्राकृतिक संसाधन हैं। हालांकि देश के परिप्रेक्ष्य में गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों को देखा जा सकता है। वे हैं भूमि अपक्षय, जैव विविधता हानि, वायु प्रदूषण, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में, अलवणीय जल संसाधनों की कमी और देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में आज के उत्तराखंड में शुरू हुआ और पूरी दुनिया में कई भविष्य के पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए एकजुट होने का बिंदु बन गया। इसने भारत में अहिंसक विरोध शुरू करने के लिए एक उदाहरण बनाया। चिपको आंदोलन किसान और वन अधिकारों के लिए महिला आंदोलन के रूप में उभरा। हालांकि विभिन्न विरोध बड़े पैमाने पर विकेंद्रित और स्वायत्त थे। वृक्ष को गले लगाने की विशेषता के अलावा चिपको प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा जैसे कई अन्य तकनीकों का उपयोग किया। भूमि निम्नीकरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुद्दे। भारत में मृदा निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। वनों की भारी कटाई के कारण वनस्पति की हानि, पारंपरिक खनिज संसाधन निष्कर्षण और ईंधन की लकड़ी के बढ़ते उपयोग, स्थानांतरी खेती की प्रवृत्तियां, वन भूमि में अतिक्रमण, जंगल की आग, देश उपयुक्त मृदा संरक्षण कार्यक्रम की कमी, फसल चक्रण का बार बार उपयोग, उर्वरकों और कीटनाशकों के अनियंत्रित उपयोग, सिंचाई कार्यक्रमों के अनुचित प्रबंधन और अंधाधुंध निष्कर्षण के कारण भूजल स्तर में कमी और अन्य। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एक वैधानिक संगठन है जो 1974 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत स्थापित किया गया था।
ये तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों का समन्वय करता है। ये पर्यावरण, वन मंत्रालय MOEF की तकनीक। पर्यावरण और धारणीय विकास। सतत पर्यावरण का अर्थ ऐसा राज्य जिसमें पर्यावरण के प्रति की गई मांगे सभी व्यक्तियों को जीवित रहने की अनुमति प्रदान करने की इसकी क्षमता को कम किए बिना पूरी की जा सकती है, उसे प्रकृति की धारणीयता कहा जाता है। इसके मजबूत साक्ष्य हैं कि हम पृथ्वी की वहन क्षमता और इसकी संभावित सीमा को पार कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरण धारणीयता वो संदर्भ है जिसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन अभिव्यक्त होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक असमानता सीधे पर्यावरणीय व्यवहार्यता को प्रभावित करती है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की गतिविधियां। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED 1992 में 3 से 14 जून तक रियो डी जेनेरो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। धारणीयता के संबंधित संघर्ष अलग अलग सदस्य राज्यों द्वारा संभालने के लिए बहुत बड़ा होने के कारण पृथ्वी शिखर सम्मेलन को अन्य सदस्य देशों के सहयोग हेतु मंच के रूप में आयोजित किया गया था। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी वे थे उत्पादन के पैटर्न की व्यवस्थित जांच, विशेष रूप से विषाक्त अवयवों का उत्पादन, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर नई पद्धति से निर्भरता, बढ़ता उपयोग और जल की सीमित आपूर्ति। ब्रुंडलैंड आयोग और इसके प्रस्ताव। ब्रुंडलैंड आयोग मानव पर्यावरण पर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दावों के विरुद्ध तर्क देता है और 1980 की विश्व संरक्षण रणनीति से विशिष्ट होने के कारण धारणीय विकास पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने इस विचार को बल दिया कि पर्यावरण को पहले मानव भावना या क्रिया से अलग क्षेत्र के रूप में माना जाता था, और जबकि विकास शब्द का उपयोग आदतन राजनीतिक लक्ष्यों या आर्थिक प्रगति का वर्णन करने के लिए किया जाता था, लेकिन दोनों संबंधित शब्दों को एक दूसरे के संबंध में समझना अधिक व्यापक है। धारणीय विकास की रणनीतियां। गोबर गैस, CNG, हवा और सौर ऊर्जा उत्पादन जैसी गैर पारंपरिक ऊर्जाएं। बायोगैस को साफ करने और संपीड़ित करने के बाद हम इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के समतुल्य बना सकते हैं। पूरी विश्व में CNG को खाना पकाने और घर को गर्म रखने वाली गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। ये निरापद है और पाइपलाइनों द्वारा आसानी से बड़ी दूरियों तक पहुंचाई जा सकती है। भारत में गायों को बचाने के मौजूदा कानूनों के साथ मवेशियों के बाड़े बायोगैस सफाई और संपीड़न की सुविधा से युक्त हो सकते हैं ताकि CNG का उत्पादन किया जा सके। एक वर्ष में लगभग 300 स्पष्ट और धूप वाले दिनों के साथ भारत के भूभाग पर आपतित सौर ऊर्जा का परिकलन लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटे प्रति वर्ष किया गया है। भारत में दैनिक औसत सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन क्षमता उपयोग की गई भूमि हेतु 0.20 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है, जो उपलब्ध व्यावसायिक रूप से प्रमाणित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक वर्ष में 1400 से 1800 शिखर रेटेड क्षमता परिचालन घंटों के बराबर है।
देश में जल विद्युत संयंत्र। भारत विश्व में जल विद्युत शक्ति का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। 30 अप्रैल 2017 तक भारत की स्थापित जनोपयोगी पैमाने की जल विद्युत क्षमता 44,594 मेगावाट थी, या इसकी कुल जनोपयोगी विद्युत उत्पादन क्षमता का 13.5% थी। हाल के दिनों में भारत की जल विद्युत क्षमता 60% लोड कारक के अनुसार 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है। पारंपरिक प्रथाएं। कंपोस्टिंग। शहरी भारत विश्व में कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से लगभग 70 से 75% का अनुपचारित रह जाता है। कंपोस्टिंग प्रकृति का पुनर्चक्रण का तरीका है और ये आपके अपशिष्ट को प्रबंधित करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर किया जा सकता है। कंपोस्टिंग में रसोई से निकलने वाले रोजमर्रा के कचरे को कंपोस्ट के नाम से। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पर्यावरण 4 कार्य करता है। संसाधनों की आपूर्ति करता है, अपशिष्टों को आत्मसात करता है, आनुवांशिक और जैव विविधता प्रदान करके जीवन को बनाए रखता है और सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है। जनसंख्या विस्फोट, अत्यधिक उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण को बड़ा तनावग्रस्त किया है। हमारी वर्तमान दुनिया में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से पर्यावरण की अवशोषित क्षमता काफी कम हो रही है। भारत में विकास गतिविधियों ने मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव पैदा करने के अलावा इसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। भारत के पर्यावरण के लिए खतरा 2 आयामी है। निर्धनता प्रेरित पर्यावरणीय गिरावट और समृद्धि से प्रदूषण का खतरा और तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक क्षेत्र का खतरा। हालांकि सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करती है, लेकिन धारणीय विकास के मार्ग को अपनाना भी आवश्यक है। धारणीय विकास वो विकास है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।